अच्छा नहीं, ये तो टर्बोजेट का, ठीक है। दो एग्जांपल्स जो शुरुआत के हैं, जो पंकज जी ने और मयूरी जी ने दिए हैं, वो है पल्स जेट के। फिर टर्बोजेट के लिए आया हमारे पास TU144, MiG-25, रॉल्स रॉयस वाइपर और बोइंग X-51। फिर मैंने पूछा था रैमजेट का, तो उसके लिए आया है SR-71 ब्लैक बर्ड, ठीक है। और कोई है रैमजेट का, किसी ने और निकाला? तो फिर हम हायर वाले में ही लेंगे, क्योंकि उसमें अगर हायर कैपेबिलिटी है तो उसको हायर वाले में लेंगे। अच्छा चलो स्क्रैमजेट के बताओ अब। उत्जल ये कौन सा है? नॉट 1500 किसके लिए है ये? रामजेट के लिए। ओके ठीक है, दो एग्जांपल्स हो गए रामजेट के लिए। अब स्क्रैमजेट के बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रियल टाइम में होमवर्क हो रहा है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ओके। चाइना ZF-27 मिसाइल्स हम लोग अगले में पढ़ेंगे, जब हम डिफेंस पढ़ेंगे तो पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिफेंस का, आई मीन मिसाइल्स का। और कोई स्क्रैमजेट के लिए? जल्दी जल्दी लिखो। कोलोन, ठीक है। और कौन सा बचा अब? बस हो गए, चार तरह गई थे ना। फिर रॉकेट्स थे, रॉकेट्स के तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए बहुत सारे, ठीक है। चलो अब जिस जिसने होमवर्क किया या अभी अभी लिखा, पंकज जी, मयूरी जी, भगीरथ, उत्जल, शताब्दी, मयूरी, सूर्य ज्योति, सिद्धार्थ और जयश्री, आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ बहुत कि एटलीस्ट आप लोग एक्टिव तो रहते हो क्लास में। चलो आज हम लोग खत्म करते हैं फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, और टाइम बचेगा तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डिफेंस का, ठीक है। तो स्पेडेक्स, ये सबने ही सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा तुम लोग तो बोलो भाई, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही किसी की। जी मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। क्या हुआ था इसमें? अभी रिसेंट ही न्यूज थी, बार बार फेलियर हो रहा था डॉकिंग में। तो अच्छा ये होता क्या है डॉकिंग और अनडॉकिंग, किसी कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाहेगा क्या? सपोज ये एक सैटेलाइट है, ड्राइंग पे मत जाएगा बिल्कुल, कोई नहीं जाएगा ड्राइंग पे, ठीक है। यहाँ पर इसमें कुछ खराबी आ गई है, या अंदर हमारे पास क्रू क्रू मेंबर्स हैं, उनको कुछ सामान पहुंचाना है, तब उस केस में हमारी स्पेस डॉकिंग काम आती है, ठीक है। और ये इंडिया, जो इंडिया ने करा, ये सब फोर्थ कंट्री है करने वाली स्पेस डॉकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जहां पर दूसरा स्पेसक्राफ्ट आके या दूसरा जो सैटेलाइट आके वो कनेक्ट हो जाता है, और फिर ट्रांसफर होता है या तो डेटा का, या फिर कुछ भी रिपेयर करना है, तो जो वो रोबोट, आपने पढ़ा होगा रोबोट आर्म करके एक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी सुनने में आ रही है, जो इन लोगों ने भी हेल्प ली थी उसकी, सुनीता विलियम्स और दूसरे कौन से थे? क्या नाम था दूसरे एस्ट्रोनॉट का? कोई भाव ही नहीं दे रहा है उनको तो। बैरी, आवाज कम आ रही है। बैरी विलमोर ना, ठीक है। अब इन लोगों ने काफी सारे अब वो आएगा नेक्स्ट, उन्होंने भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, पर हर बार ये पॉसिबल नहीं कि क्रू मेंबर स्पेसक्राफ्ट के बाहर जाके कुछ करे, ठीक है। कुछ बाहर अगर खराबी आ रही तो उस केस में हमें रोबोट्स की भी हेल्प चाहिए रहेगी, ठीक। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग ये इसरो ने कर दिया है, और इसका मिशन का नाम है हमारा स्पेडक्स, और ये बिल्कुल रिसेंट है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। एक तो इस वाली न्यूज के, और एक जो हम सुनीता विलियम्स वाली पढ़े,
तो इसरो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हमने बोला स्पेडेक्स। ठीक है, कब हुआ लॉन्च? ये भी आपके प्रीलिम्स के बाद ही हुआ था, पिछले वाले। इसमें लॉन्च व्हीकल कौन सा हुआ था? पीएसएलवी C-60। पीएसएलवी की फुल फॉर्म? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो मैंने एग्जाम्पल ठीक कर दिए। जो कल पीएसएलवी में जीएसएलवी वाले एग्जाम्पल्स आ गए थे गलती से, वो मैंने ठीक कर दिया। अच्छा, अब इसकी ऑर्बिट क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रख लेना दिमाग में। और स्पेसक्राफ्ट में क्या क्या है? 2 मॉडिफाइड IMS-1 सैटेलाइट्स, एक चेजर है और एक टारगेट है। ठीक है, और ये जो हमारी डॉकिंग और अनडॉकिंग होती है ना, ऑटोनॉमस होती है। तो जितनी भी उनकी मैकेनिज्म होता है वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। वो पास आके कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसमें वो सारी टेक्नोलॉजीज लग जाती है। इमेज प्रोसेसिंग, फिर हमारा जो थ्रस्ट है वो कितना होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि वो इतने थ्रस्ट से आ जाए कि वो कोलाइड ही हो जाए। तो एक बहुत बहुत ही सेंसिटिव, वो फिर बहुत डीप में हो जाएगा कि क्या क्या मैकेनिज्म है, और ये वो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। आलू 16 जनवरी 2025 को हुआ, और अनडॉकिंग कब हुआ? मार्च 13, 2025। डॉकिंग यानी कि दो एंटिटीज का जुड़ना आपस में, और फिर अनडॉकिंग। ठीक है, अब टेक्नोलॉजीज क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट की गई? ऑटोनॉमस, ये जो मैंने बताया कि वो डॉकिंग और अनडॉकिंग थी, वो ऑटोनॉमस थी। फिर पावर ट्रांसफर किया गया उन दोनों डॉग सैटेलाइट्स के बीच में। ठीक, और कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल यूजिंग अनदर्स एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। क्या होता है, कभी सोचो कि किसी सैटेलाइट को मूव होना है, ठीक है, और उसका वो नेविगेशन सिस्टम ही फेल हो गया। हाँ, HSLV को भेजा ऐसे में हमने, और उसके हेल्प से, उसके नेविगेशन सिस्टम की हेल्प से, फिर वो जो पहली वाली थी जिसका काम बड़ा था, वो अपना काम दोबारा से रिस्टार्ट कर पाई। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम ने मदद, ये 3 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट हुई हमारी स्पेडेक्स। फिर आज पूजा का है सिग्निफिकेंस। Positioned India as the 4th country after US, Russia and China. Okay, this is important. ज्यादातर जितनी भी चीजें हमें यही 3 नाम दिखते हैं, यूएस, चाइना और रशिया। ठीक है, या तो हम 3rd पोजीशन पे हैं कहीं पर, या हम 4th पर हैं, 2nd पर हैं, कहीं तो 1st पे भी है। ठीक है, चलो आ गए हम न्यूज पे। बोइंग स्टारलाइनर मिशन। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हमने बहुत सारा न्यूज में ये तो पढ़ लिया कि सुनीता विलियम्स इतना एक्सटेंड हो गया, ये वो, और उसने बेसिकली पूछ लिया भाई इस मिशन का नाम क्या था एक्चुअली। ठीक है, तो वो था बोइंग स्टारलाइनर मिशन। ठीक, कब आई वो वापस? 18 मार्च 2025 को, 9 months स्टे। ये सबसे बड़ा था अभी तक, है ना? और सबसे बड़ा था क्या? नहीं, प्लान 8 ही दिन का था प्लान, और वो एक्सटेंड होता गया। तो क्या यहाँ पे भी डॉकिंग की गई होगी उनको सामान पहुंचाने के लिए? की गई होगी। ठीक है, और कहाँ पर थे ये लोग? कहाँ पर काम करने गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इनके साथ। ओके, और ये किसमें वापस आए? ये जो इम्पोर्टेंट है ना वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, और कहाँ पर लैंड हुआ वो भी लिखा था मैंने। हाँ, फ्लोरिडा, ये रही है। ठीक है, जो जो चीजें पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो सुनीता विलियम्स वाज स्टक फॉर 9 months इन स्पेस। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मिशन? तो सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए मिशन का आपको। ठीक है, बोइंग स्टारलाइनर मिशन। और फिर कौन से उनके संग कौन थे, कौन से साइंटिस्ट थे उनके संग? बच विलमोर थे। कहाँ पर जाना था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना था। किस कैप्सूल से वो वापस आए? स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन। ठीक है, जून 5, 2024 को निकले थे स्टारलाइनर से। मिशन एक्सटेंडेड टू 9 months ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। उसकी टेक्निकल इश्यूज क्या आ रही थी कि ना, वो जो उसका प्रोपल्शन था
वो सिस्टम बार बार फेल हो रहा था, उसमें कंबशन हो रही थी ना, वो बार बार फेल हो रही थी, इसलिए उसको भेजना फिर कैंसिल करना पड़ा और एट द एंड हमें स्पेस एक्स की मदद लेनी पड़ी। स्पेस एक्स की क्रू ड्रैगन ये लेके आया उनको वापस, और फिर जब वो लैंड हुआ तो वो फ्लोरिडा के कोस्ट में एकदम से ऐसे स्प्लैश डाउन हुआ। वो वीडियोस हम सबने ही देखी थी जो वायरल हुई थी, फिर डॉल्फिन्स थी उधर और ठीक। हाँ ठीक, ये डेट याद रखना, कब आए हो वापस? ओके अच्छा, वो नहीं है क्या? चलो मैं डिस्कस करूँ। हमारे बहुत सारी, अब ऐसा नहीं था कि वो लोग स्टक हो गए तो वो रुक गए, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने पहले भी डिस्कस किया था, उन्होंने अराउंड 150 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उस स्पेस में। उन्होंने एक तरीके का लेट्यूस भी ग्रो करने की कोशिश करी, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने की कोशिश करी जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। और उन्होंने ये स्टडी किया कि ज्यादा टाइम तक अगर कोई एस्ट्रोनॉट रहता है स्पेस में तो उसका जो बोन मास डेंसिटी होती है ना वो कम होने लग जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है वो सब, और उसकी मेंटल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक्सपेरिमेंट हुए थे। और एक्सपेरिमेंट हुआ था एक रोबोट आर्म, जिसने बाहर जाके उसकी कुछ रिपेयर में कुछ मेंटेनेंस में हेल्प करी थी जिस स्पेसक्राफ्ट में वो थे, तो एक रोबोटिक आर्म पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे लिक्विड फ्यूल्स को ले जाया जा सकता है, ठीक है। उस पे उनके कुछ कुछ यूनिट्स थे, उनको फिक्स करते हुए उनके एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस भी आई है। तो ये काफी सारे, अब ऐसा तो नहीं एक एक्सपेरिमेंट एक ही दिन का होगा, उन लोगों ने वर्कआउट भी किया। वो जो मतलब मैं समझा रही हूँ ना कि वो क्या एक ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स इम्पैक्ट आते हैं, उसका क्या क्या कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो वर्कआउट कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट नोटिस कर रहे हैं कि क्या आ रहा है बॉडी पे, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों ने करे हैं, और डॉकिंग अनडॉकिंग तो की ही है, और बाकी सारी चीजें वो इतनी डीप में है। 150 अराउंड एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों ने करे हैं। चलो अब नेक्स्ट न्यूज है, चंद्रयान 3 का हमने नेशनल स्पेस डे अनाउंस कर दिया था। कब? क्योंकि तुम लोगों के प्रीलिम्स के बाद हुआ था तो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, कल दो लोगों ने ये बात नोटिस करी, कल हमने फर्स्ट सैटेलाइट की बात पढ़ी थी। कौन सी थी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट? आर्यभट्ट। कल उसकी कौन सी, कल उस सैटेलाइट को जब हमने वो पढ़ा, कोइंसिडेंटली कल ही उसको 50 साल हो गए थे। 19 अप्रैल 1975 में वो गई थी, और कल उसका सेलिब्रेशन हुआ है उस चीज का। तो क्या नाम, कुछ डे दिया गया है ना उसका नाम? नहीं, ओके। तो कल सेलिब्रेशन हुआ है, और ये रात में न्यूज आई थी, तो मैंने मतलब दो लोगों ने नोटिस किया कि हमने कोइंसिडेंटली उसी दिन पढ़ा उसको। ओके, तो अभी चंद्रयान 3, क्योंकि इस पे बहुत चर्चा हुई है पहले भी, तो एक तो याद रखना है कि ये कब आया था, कब इसका सेलिब्रेशन हुआ कि वो लैंड हो गया है, ठीक है। इसके लॉन्च व्हीकल्स कौन कौन से थे? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3, ठीक। और इसमें पेलोड्स कौन कौन से थे? लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर, ये 3 चीजें थी। एक तो प्रोपल्शन के लिए था, एक रोवर जो हमने सबने देखा कि उसने एम्बलम बना दिया था इसरो का जो चल रहा था, ठीक है। और जो मैकेनिज्म है जिसने लैंड करने में मदद की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? एक तो सॉफ्ट लैंडिंग। अच्छा, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा कंट्री बना इंडिया? ऑन द साउथ पोल। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तो तीसरा है, पर ऑन द साउथ पोल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला। हाँ, डिफरेंस सुनो, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तीसरा है, पर सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल ऑफ द मून पे करने वाला पहला है। साउथ पोल पे करा है हम लोगों ने, ठीक है। और ऑन द लूनर सरफेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोवर रोविंग ऑन द मून, ये हम सबने वीडियोस देखी थी। और कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ये वर्ड आपको बहुत बार मिलेगा। इन सीटू मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनको उसी एनवायरनमेंट में स्टडी करना, चाहे वो सन के हो, भी आदित्य एल्बन में भी पढ़ेंगे इस वर्ड को, और मून में भी। तो वहां की जो सॉइल थी वो कैसी थी, वो सब देखने को आया। तुम लोगों ने वो जो वीडियो देखी होगी, किस किस ने वो वीडियो देखी है कि रोवर चल रहा है और वो एनवलप सबका जा रहा है इसरो का मून के सरफेस पे, देखी थी? किसी ने नहीं देखी? अच्छा, तो तुम लोगों ने नोटिस किया था कि वो क्लियरली नहीं आ रहा था बहुत,
वैसे क्लियरली तो यहाँ की मिट्टी पे भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ तो सिमिलैरिटी होगी। तो वहां पे पता लगाया गया था कि वो जो मिट्टी है ना उसमें रॉक चिप्स बहुत ज्यादा है और मॉइस्चर थोड़ा कम है, जिससे वो एकदम नहीं छप पा रहा था क्लियरली। ऑब्वियसली वेट तो बहुत ही होगा तभी तो वो छप पा रहा था। पर वहां पे जो मिट्टी है, लूनर सॉइल जिसे हम कहते हैं, उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें रॉक चिप्स बहुत सारे थे। ठीक है, थोड़ी ब्रिटल टाइप की थी, इसलिए वहां पे इतनी इजीली, और वो जो क्रेटर्स भी है उसके बनने का भी यही रीजन है। ठीक है, ब्रिटल पता है ना सबको, जैसे चौक होती है हमारी, उसको ढक करके तोड़ते तो वो ऐसे चूरा चूरा हो जाती है, इसलिए इतने बड़े बड़े क्रेटर्स हैं उधर मून के सरफेस पे। बहुत आसान है उधर क्रेटर्स का बनना। ये सब मेंशन किया हुआ है, आप सब इसको एक बार बस नजर मार लेना। ठीक है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज यहाँ पर, अच्छा पहले तो ये एलिमेंट्स मिले हैं, ये तो जरूरी नहीं है। शिव शक्ति पॉइंट के बारे में लिखा था मैंने कहीं, तुम लोगों को दिख रहा है? अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थिन प्लाज्मा finds that there is thin plasma on the surface of moon. It signifies that radio waves can easily pass through space. ये प्रूव एक और बार मिला हमको, हमें ये पता चला कि मून के सरफेस पे एक थिन प्लाज्मा है जिससे रेडियो वेव पास हो सकता है। ठीक है, जो हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। उधर जाओ वापस आईसीटी में। ठीक है, और 4 मीटर डायमीटर का क्रेटर एक और आइडेंटिफाई किया है हमारे चंद्रयान-3 के रोवर ने। अच्छा, हमने डिस्कशन किया था शायद पिछले साल भी, कुछ स्टूडेंट्स अगर हैं पिछले साल के भी, कि वाई साउथ पोल ऑफ मून। इसका क्या आंसर बताया था मैंने? ये सारी की सारी दुनिया मून के साउथ पोल पे क्यों जाना चाहती है? डार्कर साइड। डार्कर साइड। डार्कर साइड तो है ऑब्वियसली, अनएक्सप्लोर्ड साइड है, बट व्हाई वी आर मेकिंग सो मेनी एफर्ट्स? कुछ तो होगा ही उधर। वाटर, वो तो चंद्रयान-1 ने ही बता दिया था कि वाटर है, थोड़ा थोड़ा मतलब मॉइस्चर है। आइस। आइस, कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ मतलब मेटल्स हैं कुछ। थोड़ा तेज बोलो। यूरेनियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम भी है शायद, सिलिका है। और यहाँ पे कौन बच्चा बोल रहा था ऑनलाइन में? चैट में लिखा है वाटर, नहीं वाटर। चलो इस पे देखना तुम लोग, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए है, आगे के लिए, अभी के लिए। ये लूनर सॉइल की बात आ गई, वही जो मैंने लिखा था। इट इज लंपी। ठीक है, लंपी इन नेचर। उसका सॉइल ये बोल सकते हैं कि जो मून पे जो सॉइल है उसका नाम क्या है, तो लूनर सॉइल है, तो लूनर सॉइल बोल रहे हैं। देखो जो मैंने बोला था ना, रॉक मटेरियल है और पूरे लूनर सरफेस पे वैसी ही है। ठीक है, नो ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा बस एक बार रीड कर लेना आप उसको। ये वही बात है जो मैंने कवर कर ली अभी। मैंने सारा डाल इसलिए दिया है ताकि आप एक बार सब रीड कर लें, तो मतलब रीड विद फोकस। ठीक है, अगर याद ना भी रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता चंद्रयान-3 पे इतने क्वेश्चन आएंगे। बस हाँ, उसकी डेट इंपॉर्टेंट है और उसके रोवर, और उसका जो रोवर, लैंड रोवर और लैंडिंग रोवर, और जो रोवर था मूव करने वाला उसका नाम देख लेना एक बार। ठीक है, और ये कंपैरिजन है कि चंद्रयान-1 कब गया, 2008 में, चंद्रयान-2 2019 में, और इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, अब चंद्रयान ये तो आप रीड कर ही लेंगे। चंद्रयान-4 पे आते हैं। जब हमारा चंद्रयान-3 हो गया तो चंद्रयान-4 को हमने किया। अब हमने क्या किया कि अब हम सब डिटेक्ट तो कर आए हैं, आइडेंटिफाई भी कर आए हैं। कब तक हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे विजुअली, हम लोग अब कुछ लेके भी आएंगे उधर से। तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम सैंपल्स को कलेक्ट करके लाएंगे फिजिकली, जो अर्थ वहां की सॉइल है ना उसको। ये देखो, mission objectives: collect and return 2-3 kgs of lunar regoliths from near the शिव शक्ति लैंडिंग साइट। उसका जो जहाँ पे हमने लैंड किया था ना, इसको शिव शक्ति लैंडिंग साइट बोला था हमने। और फिर हम देखेंगे कि और भी कॉम्प्लेक्स कुछ
करेंगे कुछ वहाँ पे ऑपरेशंस की, लूनर लैंडिंग होगी, सैंपल कलेक्शन होगा और कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होगा ही। अब जो हमें कलेक्ट करना है उसको पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, कहाँ से कितना लेना है, क्या करना है, डॉकिंग करके देखेंगे थोड़ा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कब के लिए प्लान है? ठीक है, और इसमें 2 LVM-3 रॉकेट्स की प्लानिंग है जाने की। 5 मॉड्यूल्स रहेंगे, असेंडर, डिसेंडर, प्रोपल्शन, ट्रांसफर एंड री एंट्री। ठीक है, री एंट्री भी करने की, जो कल हम बात कर रहे थे ना स्पेस डेब्रिस की, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर रॉकेट में या हर लॉन्च व्हीकल में वैसी टेक्नोलॉजी डालने की कोशिश कर ही रहे हैं कि वो री एंटर कर दे। ठीक है, या फिर वो उस ऑर्बिट से निकल जाए एटलीस्ट, ताकि वो और सैटेलाइट की जगह बन सके। क्योंकि स्टारलिंक वगैरह में तो 10-10 हजार सैटेलाइट जाने की बात हो रही है, जो तुम कल भी कह रही। तो ऐसे तो कितनी सैटेलाइट जंग इकट्ठा हो जाएगा और फिर काम करने वो कोलाइड होगा तो और प्रॉब्लम ही होगी स्पेस में तो। ठीक, और बस ये याद रखना है कि कब के लिए प्लानिंग है, तो 2027 में। हाँ, अब ये कुछ और अपकमिंग मिशंस हैं। ठीक है, ये कोलैबोरेशन में हो रहा है इसरो एंड जापान का। ठीक है, इसका नाम है ल्यूपेक्स। तो अपकमिंग मिशन हमने पढ़ा चंद्रयान 4 और एक अपकमिंग मिशन है ल्यूपेक्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द अपकमिंग मिशन टू द मून विच इज बीइंग कोलैबोरेटेड विद जापान, या फिर ल्यूपेक्स मिशन में कौन कौन कोलैबोरेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसरो और जट्सा जापान का जो है। ठीक है, प्लान फॉर 28-29, और जाएगा कौन, जेक्सा का ही रॉकेट जाएगा H3। और यहाँ पर भी हम लोग सदर्न पोलर रीजन में ही जाएंगे वाटर आइस डिपॉजिट्स को देखने। ठीक है, और देखो फिर से यहाँ पर वो आ गया, इनसिट एनालिसिस ऑफ लूनर सॉइल एंड सबसरफेस मटेरियल। और इंस्ट्रूमेंट्स देखो, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं। कोलैबोरेशन चाहे इन दोनों का ही हो, पर इंस्ट्रूमेंट इसरो, जैक्सा, ऐसा और नासा। ऐसा कहाँ का था, यूरोप का। जैक्सा कहाँ का है, इसरो कहाँ का है, इंडिया का ही है। और नासा कहाँ का है, यूएस। यूएस। क्लियर। ओके, ये भी कुछ है मिशंस जो चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी मेंशन लिखा हुआ है लूपेक्स के बारे में। ये थोड़ा पुराना हो सकता है डायग्राम। ठीक है, हो सकता है कि अब ये सारे, अच्छा देखो, ये तो लॉन्च बैट 2022, ये जो भी मिशन चल रहे हैं मून के लिए वो सब लिखे हुए हैं। साउथ कोरिया का, जापान का, रशिया का, यूएसए का और इजराइल का। ओके, ये होने वाला होगा अब तो, ये और ये। चलो भाई, अब सन से मून की तरफ चलते हैं। आदित्य, ओ सॉरी, मून से सन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आदित्य L1 क्या है, आदित्य L1? अब तुम लोग बोलो, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, आज क्लास बहुत इलेक्टिव लग रही है। चलो बताना शुरू करो। सूर्य ज्योति। यस मैम। हाँ, आदित्य L1 के बारे में सुना आपने? Yes, ma'am. It's a sun observation mission where the Aditya L1 satellite is placed in the sun orbit at the L1 language point. तो ये लैग्रांज पॉइंट क्या है, किसी को पता है क्या? पंकज, आपको पता है? एक सुइटेबल प्लेस जहाँ पर हम लोग अच्छे से पाएंगे। ठीक बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा। जयश्री पाटिल। जीरो मैम। मैम, सन के एटमॉस्फेयर और कोरोना को स्टडी करने के लिए और सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए। चल, आप कुछ बोल रहे थे? नागराजन पॉइंट। सॉरी, नागराजन पॉइंट। नागराजन पॉइंट के बारे में बोल रहा था। अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है। चलो अब आते हैं वापस। हमारा लॉन्च कब हुआ था ये पता है किसी को? 2 सितंबर। अभी रिसेंट क्या
चलो ये चेक कर लेना, ठीक है। अभी रिसेंट न्यूज ये है कि ये हेलो ऑर्बिट में एंटर कर चुका है, हमारा जो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, ये वाला PSLV C57, उसमें कौन सा गया था चंद्रयान 3 में? GSLV MK और यहाँ पर PSLV हमने पढ़ा था पोलर ऑर्बिट, कल पढ़ा था ना वो सब, ठीक। अब हाँ देखो ये है न्यूज, देखो जैसे कि कल मैंने समझाया था, स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने भी मिशन होते हैं वो बहुत कम उसके तो होते नहीं है ड्यूरेशन के, ज्यादा ड्यूरेशन के होते हैं, तो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। जो मिशन चल रहे हैं उसका करंट पोजीशन क्या है, अभी कहाँ है वो, तो आदित्य L1 में ये न्यूज है अभी अपडेटेड कि वो हेलो ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। अब ये डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये मून है, और ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स और कौन सी दूसरी फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि हमने कल पढ़ा था हमें वो पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पे वो दोनों ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो, जहां पे हम अपनी सैटेलाइट को या जो भी है, जो भी लॉन्च व्हीकल है उसको हम पुट कर पाए और वो बैलेंस्ड है, ना तो वो उस ऑर्बिट से बाहर कहीं चला जाए, गायब हो जाए, ना वो अर्थ पे ही गिर जाए वापस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, तो L1 पॉइंट पे अभी है हमारा, ठीक है। और इसके लिए जो ऑर्बिट हम लोगों ने बताई थी, हेलो ऑर्बिट, जो हमने इन द सेंस साइंटिस्ट ने जो आइडेंटिफाई की थी, उसमें वो एंटर कर चुका है, ठीक है। अभी करना क्यों है ये सब, ठीक है। लॉन्च व्हीकल याद रखना PSLV C57, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि सन हम सबको पता है सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर है और उसमें फ्लेयर्स होती है, ठीक है। और लावा बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसमें फ्लेयर अभी वो मेल्ट ही हो जाए सब, ठीक है। तो ये एक बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी, फिजिक्स ऑफ द पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, वो आ गया, और सोलर फ्लेयर्स जो हम दूर से ही ऑब्जर्व कर पाएंगे, लैंड तो कर नहीं पाएंगे। L1 कैरी ठीक है, ये अभी बस ये है न्यूज कि वो हेलो ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। अच्छा, इसने क्या क्या रिलीज हुआ है ये अब देख लो। अभी 14 फरवरी 2025 को एक डेटा सेट आया है हमारे पास आदित्य L1 से, ठीक है। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ये न्यूज तक मैं यहाँ पे वो लगाना भूल गई, लोगों पर ध्यान रखना। एक तो ये न्यूज है कि वो हेलो ऑर्बिट में आ गया है, और एक ये है कि फरवरी 2025 में हमारे पास एक डेटा सेट आया है और उसमें सन के थर्मोस्फेयर और आउटर एटमॉस्फेयर के बारे में चीजें हैं, ठीक है। उनके पार्टिकल, उनके मैग्नेटिक फील्ड के जो मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है हम लोगों को कुछ, ठीक है। एज ऑफ नाउ आदित्य L1 इज ऑब्जर्विंग द सन ड्यूरिंग इट्स थर्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। थर्ड रेवोल्यूशन चल रहा है हेलो ऑर्बिट में उसका, और around L1 जो हमने Lagrange's पॉइंट देखे हैं। The mission continues to provide valuable data that enhances our understanding of solar and sun, ठीक है। Okay, बस that's it। 3 अपडेट्स, 3 नहीं तो लास्ट तो यही था कि तीसरा रेवोल्यूशन चल रहा है। 2 अपडेट्स ये है कि हेलो ऑर्बिट में है, Lagrange's पॉइंट कौन सा है, Lagrange's पॉइंट 1 है, और हमारे पास
फरवरी 2025 में एक डेटा सेट आया है जो इन सबके मेजरमेंट्स को बता रहा है, इन सब चीजों, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग ये समझ पाए कि क्या क्या चीजों की बात हुई। देखो ये जो फ्लेयर्स है ना, ये इनकी बात करूँ, जो एक रेडियंस दिख रहा है, क्रोस्मोफेयर, सनसेट, सनस्पॉट, फोटोस्फेयर क्या है, फिर कोरोना क्या है, ये सब कुछ ज्यादा रूप में मत समझना, बस जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो है कहाँ सरफेस में, उसको दिखाने के लिए है। तभी तुम लोग घबरा जाओ, घबराना नहीं। ठीक है, अब आदित्य एल1 की यूनिकनेस क्या है, ठीक है। फर्स्ट टाइम स्पेशली रिजॉल्व सोलर डिस्क इन द नियरली यूवी बैंड, सबसे नियरेस्ट जो जा पा रहे हैं वो है। ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट सीएमईज एंड सोलर फ्लेयर्स फॉर ऑप्टिमाइज्ड ऑब्जेक्ट, वही सब बात है, नथिंग न्यू इन दिस स्लाइड। चलो, गगनयान क्या है? इंडिया का सबसे पहला मिशन जिसमें हम लोग ह्यूमन क्रू को भेजेंगे। कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे? अभी थोड़ा हॉल्ट पे आइए। 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे और इनके संग एक रोबोट भी जाएगा। उसका नाम क्या है? व्योमित्र। स्लाइड की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छी बात है पढ़िए कि तुम लोग देखें, ठीक है। ये first flight test vehicle abort mission TVD1 was always also successfully executed। और क्या है इसमें न्यूज कि एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है, ये है। और इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा है? LVM-3। LVM-3 जो कि एक जियो संक्रमण सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ठीक है, हाइब्रिड है अभी। और इसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल भी बना दी गई है। और सब हो रहा है इससे अच्छा, हम कौन से नंबर पे हैं? मैंड मिशंस के लिए 4th, उससे पहले यूएस, रशिया और चाइना अगेन, ठीक है। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा कि हम फर्स्ट कहां पर हैं? बस मून के जो सदर्न पोल पे हम लोग जो पहुंचे हैं सॉफ्ट लैंडिंग में, बस उधर ही फर्स्ट है अभी तक, बाकी तो 3rd 4th ही चल रहे हैं। ओके, हाँ वो तो है ही ना, और रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें ही तो इंडिया का सबसे ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, एक्सपर्टीज, कि हम लोग हर चीज को कॉस्ट इफेक्टिव बनाते बनाते एक हमारी वो स्किल ही ऐड हो गई है हर चीज में, कि कैसे हर चीज को हम कॉस्ट इफेक्टिव करें, क्योंकि वी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ, एक तो क्रिटिसिज्म भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, क्रिटिसिज्म, और फिर फंड्स ना होना, और फंड्स होना तो वो टीम उस लेवल की ढूंढना, अगर डेडिकेटेड टीम है तो फिर उनको वो सारी क्या बोलते हैं, वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, और हाँ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, वो मतलब हर एक स्टेप पे मुश्किलें हैं इंडिया में, ठीक है। फिर हम जब जो हमारा रिजल्ट आता है वो एफिशिएंटली आता है, क्योंकि हम लोग हर चीज को कट डाउन करते हुए चलते हैं, समझ रही हो। चलो, अब यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन की बात हो रही है, यहाँ पे टेस्ट भी हो गए हैं हमारे सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अब रिवीजन क्या आया है, ये है नया। गगनयान के बारे में हमने पिछली बार भी पढ़ा था, पर इसमें रिवीजन क्या आया है कि इसने जो इसका गगनयान का जो प्रोग्राम है उसमें रिवीजन हुई है। इन लोगों ने अब सोचा है कि हम भी अपना एक बेस स्टेशन बनाएंगे, BAS, ठीक है, और उसका दिसंबर 2028 तक डेमोन्स्ट्रेशन वैलिडेशन सब कर देंगे, और उसके अंडर 4 जो मिशन चलेंगे वो भी 2026 तक ऑन गोइंग उसमें आ जाए, ठीक है। अपना भी बेस स्टेशन बनाने की अब बात हो रही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम लोग नई जुलाई करेंगे, ये है न्यूज।
अभी हमने कितनी जनरेशन पढ़ी थी सैटेलाइट की, लॉन्च व्हीकल्स की? सबसे पहले कौन सी थी? SLV, फिर ऑगमेंटेड, SLV, फिर सोलर, GSLV, फिर बस ना। उसके बाद अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि हम नेक्स्ट जनरेशन पे जाएंगे अब, NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, क्योंकि हमें अब अगर हम DS पे जा रहे हैं तो हमें और स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट लॉन्च व्हीकल्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने ये भी अप्रूव किया, ये सब न्यूज में है। और इसमें 3 टाइम्स पेलोड होगा, और जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स होंगे LVM-3 इसमें यूज होंगे, और कहाँ पे भेजे जाएंगे? शुरुआत में लोअर ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट से याद हो गई ना, लियो, MEO, GEO और फिर HEO, ये है इम्पोर्टेंट। ये है हमारे जो हमारा बेस स्टेशन बन रहा है, उसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारत का खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भाई भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने किया है इसको अप्रूव, ये वर्ड याद रखना, यूनियन कैबिनेट। ठीक है, और ये गगनयान प्रोग्राम को ही एक्सटेंड कर रहा है, उसी के अंडर चल रहा है ये सब। ठीक, ऑर्बिट हमारी होगी 400 से 450 किलोमीटर अबव, इसको प्लान किया जाएगा। 5 मॉड्यूल्स में इसको बनाया जाएगा, मतलब 5 फेजेस में इसको बनाया जाएगा, जैसे मेट्रो होती है ना फेजेस में बनती है, वैसे ही इसको बिल्ड किया जाएगा। और टारगेट क्या है कि पहला मॉड्यूल हम लोग लॉन्च कर दें 2028 में, जो ऑपरेशनल हो जाए 2035 तक। क्लियर? क्वेश्चन क्या आ सकता है? इंडिया हैज डिसाइडेड टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन, नाम क्या है? कौन से ऑर्बिट में होगा? अच्छा ऑर्बिट नहीं, कितना, हाँ ऑर्बिट आया था ना वो पीछे। अच्छा नहीं, वो तो नेक्स्ट जनरेशन उसके बाद। ठीक है, कितने ऊपर इसको बनाने का प्लान कर रहे हैं? तो 400 to 450 किलोमीटर अबव। उसकी कितनी हाइट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, पता है? शायद 750 किलोमीटर है। एक बार करो गूगल बच्चों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हाइट क्या है अर्थ एटमॉस्फेयर से, अर्थ सरफेस से, सॉरी। साढ़े 720 पे आ रहा है। चलो फिर वहीं आसपास पहुंच रहे हम लोग भी। 400 है ऑफ सी लेवल, बालकृष्ण, 100 आप कुछ किलोमीटर बोल above रहे sea हैं? level। जी मैम, वही 400 किलोमीटर अबव सी लेवल। ओके ओके, यस, तो उसी के अराउंड हम लोग भी पहुंचेंगे, 400 to 450। और अब कुछ बेस स्टेशंस के बारे में पढ़ लो, और मतलब नाम पढ़ लो बस। कुछ है सैल्यूट 1, ये सबसे पहला स्पेस स्टेशन है, लॉन्च बाय सोवियत यूनियन इन 1971। तो स्काईलैब आया, USA का पहला स्पेस स्टेशन, लॉन्च बाय नासा इन 1973। तो ये जो करेंटली स्पेस स्टेशन से जो करेंटली वर्किंग है वो है सबसे पहले ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, 1998 में असेंबल हुआ था। और 2000 से, अब देखो इन लोगों ने 2 साल का गैप रखा है। हम लोग सोच रहे हैं कि 2028 में बना दे और 35 तक ऑपरेशनल करें, इन लोगों ने 2 साल में ही बना के ऑपरेशनल भी कर दिया था। फिर अभी जो कोलैबोरेशन चल रहा है इन सब में चल रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। और अपकमिंग, एक तो पार्ट ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम टू ऑर्बिट द मून एक्सिम स्टेशन, ये आने वाला है। फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा जो लियो में रहेगा, और दूसरा हमारा तो है ही। ओके, ये जा चुके हैं, ये करेंटली है, और ये अपकमिंग। सबसे पहला बेस स्टेशन कौन सा था दुनिया का? सैल्यूट 1, वर्ल्ड वॉर 2 या 3 के टाइम पे बनाया था। कुछ अच्छा, वो कोई सैटेलाइट थी वेपन वाली, कल न्यूज पढ़। चलो अब चंद्रयान, आदित्य L1 के बाद हम लोग जा रहे हैं शुक्र पे, शुक्रयान 1। ये भी
यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, पहला मिशन टू वीनस। और वीनस, अब देखो वीनस पे मिशन जा रहा है तो वीनस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा है। अच्छा, वीनस उल्टा, वीनस और सैटर्न जो है वो उल्टे घूमते हैं। तुमको पता है सिर्फ ये दो प्लैनेट्स है जो उल्टे घूमते हैं। आई थिंक नॉर्थ टू वेस्ट लिखा होगा। Venus along with Uranus rotate from east to west, while other planets rotate from west to east. ठीक है, दूसरा कि इसको अर्थ ट्विन बोला जाता है क्योंकि साइज में, मास में कुछ कुछ अर्थ जैसा है, और ये सबसे गर्म प्लैनेट है सारे सोलर प्लैनेट। ठीक, और एक और बात थी कि इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, तुम लोग देख भी सकते हो इसको, मतलब पहचान वाला अगर देखना है, क्योंकि ब्लिंक नहीं करता, प्लैनेट्स ब्लिंक नहीं करते, तो एक बहुत ब्राइटली दिखता है वो शुक्र। और ये दो टेक्नोलॉजीज हम सबसे पहले टेस्ट करने वाले हैं इसमें, टेस्टिंग एरो ब्रेकिंग एंड थर्मल मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ से मैंने सर्च किया था स्पेस का टेम्परेचर, जो मैंने आपको भेजा था आज सुबह, क्या था -273 फ़ारेनहाइट। केल्विन स्पेस का। कल एक बच्ची ने पूछा था, सेल्सियस तो नहीं था, रुको। कल एक बच्ची ने डाउट पूछा था कि स्पेस का टेम्परेचर क्या है, जब हम बोल रहे थे ना कि हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। द एवरेज टेम्परेचर 2.7 केल्विन। ओके, तो -270.45 डिग्री सेल्सियस और -454 फ़ारेनहाइट। और वो भी ये एवरेज है, मतलब हर जगह अलग अलग होगा। अब कहीं ग्रेविटेशनल वेव्स हो रही होगी, गामा रे बर्स्ट हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा उधर का टेम्परेचर। तो दिस इज द एवरेज टेम्परेचर। और बाकी जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, वहां तो हम कुछ अभी पता नहीं लगा पाए। ओके, हाँ भाई आगे बढ़े। इसका लॉन्च डिटेल्स क्या है, हम प्लान कर रहे हैं मार्च 29, 2028 में प्लान कर रहे हैं। व्हीकल कौन सा होगा, GSLV MK3, और अराइवल जो भी है जुलाई 19, 2028 तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ऑर्बिट इंसर्शन होगा, उसमें एरो ब्रेकिंग का यूज करेंगे हम लोग, 6 से 8 महीने लग जाएंगे उसमें। 5 साल का मिशन है, और करना क्या है, वहां पे जो डस्ट है एक एनवायरमेंट में, उसको स्टडी करना है। और उसका जो एक एयर ग्लो है, अगर ये वीनस है ना तो उसका एक ग्लो है, उसका जो इन्वायरमेंट है ना, डस्टी इन्वायरमेंट है, जो ये क्लाउड्स है जो हमने पढ़ा था प्लैनेट्स पढ़ते टाइम, पढ़ा था ना बच्चों, पढ़ा था ना रोशनी। ठीक है, हाँ, तो उसको पढ़ना है। सरफेस की टोपोग्राफी अपन करेंगे, स्टडी सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम और इन्वेस्टिगेट सब सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमारा एनवलप उस पर भी जाएगा शायद, अगर लैंड करे तो। चलो, अब इसके बारे में कौन बताएगा। स्टारलिंक जैसा पर इंडिया का, नहीं स्टारलिंक का GPS जैसा पर इंडिया का। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविक, इसमें भी रिसेंटली भी एक सैटेलाइट छोड़ी गई है। ठीक है, ताकि उसको और एफिशिएंट कर दिया जाए। अब देखो, वो सिनेरियो इमेजिन करो जहां पे आर्मी को नेविगेशन चाहिए, और इसमें हमने एक आर्टिकल भी लिखा है अभी, GPS स्पूफ। हाँ, अभी GPS स्पूफ क्या होता है, एक तो होता है GPS जैमिंग, और उसमें क्या होता है कि अगर कोई डिफेंस का एयरक्राफ्ट जा रहा है, और ये अच्छा न्यूज पढ़ी है कि नहीं पता नहीं, अभी जब थोड़ा मैं हट रही हूँ, नहीं हट नहीं रही हूँ, वापस इसी पे आऊँ। म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, सबको पता है कब आया था, चलो तुम्हारी जीके टेस्ट करते हैं। मैम, जो इजराइल GPS स्पूफिंग कर रहा है वो, जो इजराइल GPS स्पूफिंग कर रहा है वो है क्या मैम? जो इजराइल GPS स्पूफिंग वो कर रहा है वो है क्या मैम? हाँ, वही। देखो, 2 न्यूज है। ये वाली जो म्यांमार, अभी मैं न्यूज बताती हूँ। म्यांमार में इंडियन एयरक्राफ्ट जा रहा था डिफेंस का हमारा, तो वो सारे रिलीफ मटेरियल लेके जा रहा था, उसको GPS स्पूफ कर दिया।
कि वो कहीं और लैंड कर दे, पर बैकअप था हमारे पायलट्स के पास, बैकअप था नेविक जैसे सिस्टम्स, तो उन्होंने एकदम से स्विच कर लिया बैकअप पे अपने एक जो अलग से सिस्टम होता है, तो वो उसके हिसाब से नहीं चला। वो क्या करता है, गुमराह कर देता है कि ये मतलब रीराउट कर देता है आपको कि ये नहीं रास्ता, ये रास्ता है। अब इससे तो वो आपको अपने बेस स्टेशन में भी करा सकते हैं लैंड, पता चले आप लोग बिल्कुल एनिमी के उसमें ही लैंड कर दिए। पर इजराइल का बहुत ज्यादा हिस्ट्री है कि इजराइल बहुत करता है जीपीएस स्पूफ, अराउंड उसने 273 टाइम्स जीपीएस स्पूफ ट्राई करा है, और वो ज्यादातर एयरक्राफ्ट पे करता है वो, ठीक है। ये वाला इजराइल ने करा कि नहीं ये नहीं पता अभी, पर इजराइल क्या करता है, ये डोमेस्टिक फ्लाइट में तो वर्क करता है स्पूफिंग। अभी ये तो इंटरनेशनली देखा है, अभी ये प्रूव नहीं हो पाया कि ये वाला इजराइल ने करा है नहीं। तो जीपीएस स्पूफ एक वो है। अब देखो कि पूरा का पूरा जीपीएस ही स्पूफ हो रहा है हमारा। एक तो जैम होता है उसमें बंद ही हो गया, है ही नहीं तुम पे कुछ, कहाँ जाओगे बताओ। स्पूफ ज्यादा खतरनाक है, उसमें तुमको वो अपने पास उतरवा सकता है, घेर सकता है, आपकी हैक हो सकता है पूरा का पूरा जो भी जेट है। समझ रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो ना तुम लोग? थोड़ा हिल लिया करो, ऐसा लगता है जाम हो रहा है सब, ठीक है। हाँ, तो म्यांमार का ही न्यूज था जीपीएस स्पूफ का। अब ऐसे में हमें, अब चाहे हमारी नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स, इनको चाहिए कि बहुत सिक्योर्ड और उसी एरिया का बहुत डिटेल। अब देखो जैसे गूगल मैप है, ये मैंने खुद देखा है 2019 में जब मैं रिसर्च करने गई थी। एक चिखलधारा, धारनी चिखलधारा जो महाराष्ट्र का सबसे माल न्यूट्रिशन एरिया है। हम लोग ने क्या, हमारा ये प्लान था कि वो तो कोरोना आ गया तो मेरी एक्चुअल रिसर्च हो नहीं पाई, तो मुझे कुछ बैकअप रिसर्च प्रेजेंट करनी पड़ी फाइनल ईयर में, क्योंकि वो फिर कोविड के टाइम में हुआ था सब। हमारा ये प्लान था, हम लोगों ने एक्चुअली वो एरिया देखे कि पूरी की पूरी बस्तियां हैं, स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी है, और वो गूगल मैप पे है ही नहीं। गूगल मैप के अकॉर्डिंग वहां पे जंगल है, रोड तक भी नहीं दिखा रखा। जिस रोड पे हम चल रहे हैं अच्छी खासी रोड बनी हुई है, उसमें जीप चल रही है बकायदा, वो है ही नहीं। वो तो एक इंस्टेंस बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने जैसे बताया कि वहां पे इतनी बारिश होती है कि 4 महीने तक वो गांव से, उन गांव से कनेक्शन टूट जाता है, और वो फिर वो मतलब बहुत सारे फिर आ जाता है रिपरकशंस की, वहाँ पे बच्चों की डेथ हो जाती है, मतलब वहाँ पे सबसे ज्यादा रेट इंडिया में। वहाँ पे दूध ही नहीं है, हम लोगों को 1 हफ्ते तक वो गुड़ वाली चाय उन लोगों ने पूछी, दैट टू बस इतनी वहाँ पे दूध ही नहीं है, इतनी वहाँ पे मारी। और वहाँ पे, और मतलब जो बुरी बात ये है कि वहाँ पे उन आईएएस का ट्रांसफर करते हैं जो बहुत ज्यादा वो नहीं होता कि अरे यार इन लोगों ने काम कर करके दिमाग खराब कर रखा है, जो एक्चुअल में सही काम करना चाहते हैं, तो पनिशमेंट के तौर पर उन लोगों को ऐसी जगह पर भेजा जाता है। जबकि यहाँ पे जाना तो हर एक आईएएस का खुद से वो होना चाहिए कि हम लोगों को ऐसे एरियाज में डेवलपमेंट करना है। तो जिन आईएएस के अंडर मैं थी, वो खुद बता रही थी कि उनका ट्रांसफर यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो पिछले उसमें था ना, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस लाने की कोशिश करी, तो परेशान होके और फिर वो पॉलिटिक्स वगैरह करके उनको ऐसी जगह भेज दिया। तो वो कह रही थी कि इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी जगह पे आई हूँ कि अब ऐसी जगह का मैं डेवलपमेंट करूंगी। तो बाकी लोग जो होते हैं, जिनको सिर्फ कुछ लोग होते हैं ना मतलब पद चाहिए बस आईएएस वाला, उनको एक्चुअली डेवलपमेंट या फिर मतलब वो सेटिस्फाई वही हो जाते हैं आईएएस बन के, दिखाने के लिए, सॉरी दिखाने के लिए आईएएस बनते हैं, हाँ, काम करने के लिए। तो जो आंसर्स बड़े बड़े देते हैं वो लोग इंटरव्यू में कि हम समाज सेवा के लिए वो, पर जब एक्चुअली उनको दिया जाता है वो सब डायरेक्ट वो पीछे हट जाते हैं, वो पीछे वहाँ के लोगों से डर जाते हैं। जब वो आईएएस आई थी, जयश्री जी नाम है उनका, अभी तक भी है कॉन्टेक्ट में, तो जब वो आई थी एक बार एक वर्कशॉप के लिए आईआईटी बॉम्बे में, तब 3 दिन के लिए आई थी, पर उनको एक न्यूज आई कि एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो इलेक्ट्रिक पोल से चिपक गया है, डेथ हो गई है। तो शी वेंट, कह रही छोड़ दो, 2 दिन की वर्कशॉप कैंसिल कर दी उन्होंने, और वो गई उस एरिया में वापस, और वो पूरे मतलब उन्होंने फैमिली के साथ रही, ये वो मतलब बिल्कुल एक होता है ना, एक जो साधु व्यक्तित्व होना चाहिए आईएएस का, कि आप हर एक इंसान के संग इक्वल हो। वहाँ की ट्राइब के संग, वहाँ की ट्राइब पे हमें सोलपू ट्राइब, ठीक है। तो मैं कहाँ आ गई, हाँ जीपीएस पे थे हम लोग, ठीक। तो जीपीएस, अब हाँ मेरा ये मतलब था इस बात को बताने का, थोड़ा मैं इधर उधर हो गई, कि हमारी नेवी को या आर्मी को उस पर्टिकुलर एरिया का डिटेल्ड वो चाहिए कि एक गली, एक कूचक कहाँ पर है, कितने मीटर का है। जैसे कल शायद गुरुजी चिकन नेक डिस्कस कर रहे थे कि इधर बांग्लादेश है और इधर पाकिस्तान है, वो जो एरिया है सिक्किम वाला,
ऐसे एरियाज पे हमें कितना डिटेल्ड नेविगेशन चाहिए होगा, है ना। तो इसलिए हमें फोकस भी चाहिए होगा। उस सब के लिए हमारे पास ये जो सिस्टम है इंडिया का, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो ज्यादातर हमारे कैंट एरियाज में, मतलब इन्हीं लोगों के लिए है ये, मोस्टली सिविलियंस के लिए नहीं है ज्यादातर नहीं है, मतलब होगा तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता ही होगा, ठीक। An independent standalone navigation satellite system developed by ISRO, supported by Ministry of Science and Technology and Ministry of Electronics. IT आ गई हमारी वापस ICT के बाद, बहुत दिनों बाद नाम पड़ा। क्लियर? चिपसेट है इसमें, माइक्रो चिप्स हैं जो नेविगेशन में काम करते हैं, और ये इंडिया ही बना रही है, इंडिजीनियस है पूरा, ठीक है। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ओके, कवरेज क्या है? एक तो इंडिया तो कर ही रहा है, और इंडिया के चारी तरफ 1500 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है। और पहले इसका नाम ये था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, अब नैविक हो गया। क्लियर? हाँ, तो सर्विस है स्टैंडर्ड पोजीशन सिस्टम, GPS की तरह, SPS स्टैंडर्ड पोजीशन सिस्टम फॉर सिविलियन यूजर्स और रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज फॉर स्ट्रैटेजिक यूजर्स, ठीक। अच्छा, तुम्हें पता है मैप में हम लोग तो जैसे प्लेन्स में रहते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम लोग जैसे प्लेन्स में रहते हैं तो हमें ये पता है कि ये रास्ता है, वो से वो, पर जैसे हमें मतलब आर्मी को मिशंस करने होते हैं, जो हमने शेरशाह मूवी में देखा था कि उनको इतने ऊंचे से पहाड़ पे करना पड़ रहा है। तो वो जो मैं डिटेलिंग कह रही हूँ, वो नॉट जस्ट कवरेज ऑफ एरिया है, वो कवरेज ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, कवरेज ऑफ वाटर बॉडीज, ये सब भी है। वो इतनी डिटेलिंग में है कि यहाँ पर एक पहाड़ी है, वो इतनी ऊंचाई की है, उसका एरिया कैसा है, उसमें कितनी जगह है, कितने सोल्जर्स आ सकते हैं, ठीक है, वो सब भी वैसे। और इसमें होना चाहिए ना, ताकि हम लोग और जरा अच्छे से कर पाए। वैसे AI विद ड्रोन्स काम कर रहा है, पर वो कभी कभी फेल हो जाता है बिकॉज इट्स AI। हाँ, वो सब डिफेंस में पड़ेंगे। चलो, हाँ, ये मरीन में भी काम कर रहे हैं। देखो एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, टेरेस्ट्रियल, एरियल, मरीन, डिजास्टर। अब काम क्या क्या आता है? डिजास्टर मैनेजमेंट में, प्रिसाइज टाइमिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, ट्रैकिंग में, ठीक है। मैम ऐसा कोई मैप सर्विसेज नहीं है ना जो मतलब अदर देन इंडिया होस्ट करता है, जो मतलब पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपको डिटेल्स दे रहा है, मतलब जैसे गूगल मैप्स है वो दिखा रहा है किंतु नॉट एक्यूरेट, कभी कहीं कहीं वो मिसलीड कर देता है आपको। ऐसे एक है मैपल्स करके है, पर इतना एक्यूरेट में नहीं है, और बहुत मतलब उसका UI भी बहुत लैग करता है, बहुत मतलब ओल्ड डेटेड ऐसा है, मतलब ऐसा तो ये सब करेक्ट। इंडिया का तो ऐसा मैम अच्छा वाला नहीं है क्या? हाँ, अभी नहीं है अच्छा वाला, वही पर हो रहा है काम। हम डिफेंस में इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। मैम आपको एक न्यूज के बारे में पता है क्या? हाँ, बताओ कौन सी न्यूज़? वो रिसेंटली इंडिया ने एक मतलब होस्ट किया था ना, मतलब जैसे इंडिया का खुद का ब्राउजर होना चाहिए। इंडिया का खुद का ब्राउजर होना चाहिए। बने हैं बहुत सारे, पर वो फेल हो गए क्योंकि वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। नहीं मैम, मतलब एक कंपनी था, उसका नाम नहीं पता है मेरे को, बट उन्होंने 75 लाख रुपीस ओन किया, अवार्ड मतलब मिला था गवर्नमेंट से, और वो मतलब एक ब्रेव ब्राउजर है ना उसके ऊपर ही बेस्ड था, बट उन लोग ने खाली उनका वो जो UI है थोड़ा बदल दिया और दिखा दिया कि हम लोग ने खुद बनाया, और 75 लाख रुपीस लेके चला गया, और गवर्नमेंट ने स्क्रूटिनी भी नहीं किया अच्छा से, ये मतलब किस पे बेस था, मतलब ऐसे ही दिखा दिया जे ये ले लो ऊपर से,
और 75 लाख रुपीस लेके चला गया। आपके पास इस न्यूज का है लिंक, कुछ है आर्टिकल वगैरह, ताकि मैं इसको और डीप में पढ़ सकूं? ओके मैम, मैं दे रहा हूँ। आप अपने ग्रुप में भेज दीजिएगा, फिर मैं किसी भी स्टूडेंट से मांग लूंगी। सुनेगा अगर कुछ आता है, ये जो विशाल भेजते हैं, आप ग्रुप में नहीं हो, आपको मृण्मय भेज देंगे। ओके मैम। ओके ओके। प्रोजेक्ट यूपीएससी, हाँ प्रोजेक्ट यूपीएससी का जो नंबर है ना, उस पर भेज देना, बाकी मेरे को मिल जाएगा, पर आप भेज देना ठीक है। मैं फिर उसको स्टडी करूंगी, फिर हम डिफेंस में ले सकते हो उसको। ओके। चलो आगे बढ़े। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? चलो 5 मिनट का ब्रेक, अटेंडेंस फुल करो। एक सेकंड में ये देख लेती हूँ कि नैविक कवर हो गया क्या। अच्छा बस ये देख लो कि इसके लिए अभी जनवरी 29, 2025 में नैविक में हमने एक और सैटेलाइट ऐड करी है, NVS-02, उसको एनहांस करने के लिए, ठीक है। और थ्रू GSLV F-15 रॉकेट्स 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, 100th लॉन्च है श्रीहरिकोटा से, ठीक है। सैटेलाइट सेंटिनियल, बस उसको एनहांस करने के लिए, नाविक को एनहांस करने के लिए जनवरी 2025 में हमने एक और सैटेलाइट डाली है। उसका नाम क्या है बच्चों? NVS-02। बस अब ले लो 5 मिनट का ब्रेक, अटेंडेंस भरो और फिर नोटिफाई कर दो अटेंडेंस फिल करने के बाद। मिलते हैं 5 मिनट बाद। सही हो गया। चलिए आ जाइए वापस। एक न्यूज जो और है वो है AICTE मॉडल करिकुलम फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। ये अभी अगस्त 2024 का न्यूज है कि AICTE ने कोलैबोरेट किया है इसरो के साथ, जिसके मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं सबके बारे में, उनके लिए कुछ साइमुलेटेड मॉडल्स बनाए जाएं वहाँ पे और इंटर्नशिप बनाई जाए। तो AICTE और इसरो ने कोलैबोरेट किया है फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, और जिसमें एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो हमारा पूरा एरिया है उसमें कैसे इसरो से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएं। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें साइंटिस्ट वर्कशॉप्स ले रहे हैं, ठीक है। अब वो उनको मौका दिया जा रहा है कि आप समर इंटर्नशिप्स कीजिए, वहां जाके कुछ तो काम होता ही होगा ना स्टूडेंट से रिलेटेड। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो कर ही सकता है कुछ ना कुछ काम, और फिर वो अगर आगे अगर सफाइस करते हैं उस एनवायरनमेंट। AICTE ने कोलैबोरेट किया। ओके, जूस मिशन, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, एक जो मिशन है हमारा, किसको स्टडी करने के लिए? जुपिटर के जो 3 लार्ज ओशन बियरिंग मून्स है, ओशन बियरिंग मून्स, ठीक है। गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा, ये 3 मून्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए है ये जूस मिशन। और क्या करेगा ये? मून का, इन मून्स का वेदर, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल पुल और जो उसमें एलिमेंट्स हैं, ये सब भी स्टडी करेगा।
और ये किसका है? ऐसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी थ्रू एरियाने 5, जो लॉन्च व्हीकल है एरियाने 5, ज्यूस मिशन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। मिशन का नाम है ऑरिसिस रेक्स। ओ हाइलाइटर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और है किसका? नासा का, ठीक है। सैंपल लाया गया एक एस्ट्रॉइड से, एस्ट्रॉइड का नाम था बेनू। ये एस्ट्रॉइड पे गया और उससे सैंपल कनेक्ट करके लाया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है पूरा, ये देखो, ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। रेगोलिथ एक्सप्लोरर के थ्रू ये हुआ। मिशन का गोल क्या था कि एस्ट्रॉइड बेनूस से हम लोग सैंपल कलेक्ट करें और फिर मतलब वो एक्चुअली बहुत रिच इन कार्बन है ये एस्ट्रॉइड, ठीक है। हम किसी को भी छोड़ते नहीं है, रिसोर्सेज लेने के उस पर आते हैं, तो चाहे वो गाय हो या एक एस्ट्रॉइड तक को भी नहीं छोड़ा है हमने, ठीक है। अब उस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। अब 2025 जनवरी में इन्होंने अनाउंस किया है कि उसके पास जो है वेन्यू सैंपल्स कंटेन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एमिनो एसिड्स, अमोनिया एंड अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स। ये जनवरी 2025 में रिपोर्ट आई है, ठीक है। नाम क्या था? ऑसिरिस रेक्स मिशन का, नासा का, ठीक। अब देखो, जब हमने बिग बैंग की बात करी और हमने बात करा था कि कुछ इंग्रेडिएंट्स प्लैनेट नहीं बने पर वो एस्ट्रॉइड बेल्ट बन गए, ड्वार्फ प्लैनेट बन गए, मेटियोर्स बन गए, तो उसी का ही एक एग्जांपल है कि इसमें लाइफ के मटेरियल्स हैं। ये प्लैनेट नहीं बन पाया है, एक एस्ट्रॉइड ही, पर उसमें जो मटेरियल हमें मिला उसमें अमीनो एसिड्स है, जो भी लाइफ के मतलब ऑब्वियसली लाइफ, हम सिर्फ ह्यूमन लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। हम लोग इस तरह की लाइफ, ठीक है। तो ये एक रियल टाइम तो खैर नहीं, मतलब लेटेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि कैसे हमारे पास और भी लाइफ के या फिर सोलर सिस्टम जब शुरू हुआ था उसको रिसर्च करने के अभी भी हमारे को और सोर्सेज मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस जो मिशन का नाम है वो चेंज हो गया क्योंकि अब इसको दूसरे एस्ट्रॉइड पे जाना है। अब इसका नाम हो गया, ये लेटेस्ट है, ये चीजें 2024 प्रीलिम्स के बाद की न्यूज है, ठीक है। अब ये तो जनवरी 2025 की है। अब इसका नाम हो गया है ऑसिरिस एपेक्स। पहले क्या था? ओसाइरिस रेक्स या ओसिरिस रेक्स, और अब हो गया ओसाइरिस एपेक्स। ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ एपोफिस। अब दूसरे एस्ट्रॉइड पे जाना है हमको और ये अप्रैल 2029 तक पहुंच जाएगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, साथ साथ चल रहे हो तुम लोग ऑनलाइन वाले बच्चों? ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं जा रहा ना स्पेसक्राफ्ट? हाँ, अच्छा। हाँ, तो अब ये जो रीनेम हुआ है, द स्पेसक्राफ्ट इज नाउ en route to Apophis, इस वाले उस पे जाएगा। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया लाइन, ठीक है। हमने भी बोल दिया है, इसरो चेयरपर्सन ने एस्ट्रॉइड डे 2024 को बोला है कि हम भी एपोफिस को स्टडी करेंगे। तब स्टडी करेंगे जब अर्थ से वो बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, अभी तो बहुत दूर है। जब वो 32,000 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएगा तब हम उसको स्टडी करेंगे और वो काम होगा 2029, ठीक है। तो बोल दिया है, जब हम देखते हैं ना कि अरे यार वहां पे बहुत डेवलपमेंट चल रहा है, उस देश में तो ये हो रहा है, उस देश में हो रहा है, तो हम लोग जो हमारे साइंटिस्ट है वो थोड़ा मन रखने के लिए बोलते हैं, करेंगे हम लोग भी 2029 तक कर देंगे हम लोग। जब पास आएगा तब पढ़ेंगे हम उसको, क्योंकि
क्योंकि हम लोगों को रिसोर्सेस थोड़े कम है, तो नहीं बेच सकते हर चीज को। ये क्या आ रहा है? स्क्रीन क्लियर है ना? अच्छा, इस पे कुछ आया था मुझे। चलो अब थोड़ा सा टेलीस्कोप के बारे में। ये एक टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था? 2021 में। अब रिसेंट क्यों है ये न्यूज? क्योंकि इसने रिसेंटली मिल्की वे गैलेक्सी की बहुत डिटेल्ड फोटो ली है, ठीक है। JSWT took an image of dense heart of Milky Way image and revealed its new features. अब फीचर्स क्या है वो आपको नहीं जानने की जरूरत, जिसको इंटरेस्ट हो वो पढ़ लेना, मैं मना नहीं करती, ठीक है। पर नाम में से आ सकता है कि विच टेलीस्कोप या फिर उसने क्या लिया, इससे क्या वो समझ जाओ क्वेश्चन के तरह, ठीक है। कहाँ का है ये? जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड ESA एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी, 3 लोगों का है, ठीक है। और ये सक्सेसर है किसका? हबल स्पेस टेलीस्कोप का। हबल स्पेस टेलीस्कोप भी काफी काम किया है, उसका ही सक्सेसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नाम बिल्कुल भी इससे मिलता जुलता नहीं है। जनरली क्या होता है, मिलता जुलता नाम होता है, जो भी एक्सटेंशन होता है। हाँ, ये उस पे काम करता है, प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों, ठीक है। अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे बताते रहते हैं। अब एक ही एक्सपेरिमेंट है, मेजर एटमॉस्फेरिक केरेनफोर्म एक्सपेरिमेंट, मेस एक्सपेरिमेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से चल रहा है, इनॉग्रेट किया है। इसमें क्या होगा? अच्छा, ये वहां से जो एक बच्चे ने नाम लिया था कि लद्दाख में भी तो एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, वहां से लॉन्च हुआ है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने किया है, हानले लद्दाख में, ठीक है। डिजाइन अभी क्या कर रहा है? गामा रे बर्स्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और देखो, हमने भी अगर हम अर्थ पे भी लगा रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड देखना पड़ेगा। अर्थ पे ये नहीं कि आप सी लेवल पे कहीं लगा दोगे टेलीस्कोप। अब हमारे पास जहां पॉसिबिलिटी है सबसे हाईएस्ट पहुंचने की अर्थ पे, तो इंडिया में वी हैव रीच्ड हानले रीजन ऑफ लद्दाख, वहां पे हमने ये ऑब्जर्वेटरी बनाई है, ठीक। और हाई एनर्जी गामा रे को स्टडी करेगा ये जो मिशन, मेस मिशन, named after Pavel A. Cherenkov, who discovered the glowing effect produced by charged particles moving through certain materials, ठीक है। और ये इंडिजीनियसली डेवलप किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इनॉग्रेट किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और डेवलप किसने किया? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो गया है BARC यहाँ से, देखा है कभी विजिट किया? मैंने बाहर से नहीं देखा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एटेकामा ऑब्जर्वेटरी, टाउ प्रोजेक्ट इसको हम बोलते हैं। और ये है हमारा इस डेजर्ट में। इसके आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको किस लिए लिख रखा गया? ऑप्टिकल तो ये ऑप्टिकल, हमने अभी दूसरा वाला, पिछले वाला कौन सा पढ़ा था? अभी जो तुमने बताया था वो कौन से का बताया था? इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम कर रहा था, वो ये कर रहा है ऑप्टिकल इंफ्रारेड प्रिंसिपल पे, ठीक है। और इसको वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल साइट पे प्लेस किया गया है, इस वाले टेलीस्कोप, इस वाले प्रोजेक्ट को, जो ऑब्जर्वेटरी है। हमने अभी पिछली बात कर रहे थे वो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट था, ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है, चिली में, ठीक है। और जो ऐसा रीजन है, अब एक तो हमने ऑल्टीट्यूड देखा और फिर वेदर कंडीशन भी देखेंगे कि भाई जो टेलीस्कोप है वो में कितने दिन लगाना है, तो वहां पे इतनी हवा ना चलती हो, बारिश वारिश ना आती हो, वहां पे वेदर हिंड्रेंस ना हो ज्यादा, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है अगर हमें ऐसी कोई ऑब्जर्वेटरी बनानी है। वो आपने लिखा हुआ, हाँ, द रीजन्स एल्टीट्यूड, thin atmosphere, dry climate provide optimal conditions to observe a broad spectrum of near infrared wavelength. Infrared wavelength को करेगा। और recent milestone है
कि इसकी कंप्लीशन सेरेमनी, साइट बनने की कंप्लीशन सेरेमनी को सेलिब्रेट किया गया सैंटियागो चिली। ठीक है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, टाउ प्रोजेक्ट इस वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी साइट पे इसको प्लेस किया जा रहा है। और इंडिया का कौन सा है? हानले लद्दाख। हानले लद्दाख में इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है बच्चों? मेज प्रोजेक्ट। ओके, अब आ जाओ स्पेस डेब्रिस। कल हमने एक टर्म डिस्कस करी थी, स्पेस डेब्रिस। क्या होता है? स्पेस जंग। जो सैटेलाइट अब काम नहीं कर रहे, पहले किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा ना 1957 से सोचो, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आगे जाके हम लोग एक मिशन के लिए 20-20 हजार सैटेलाइट भेजेंगे, तो ये इतनी सैटेलाइट जाएंगी कहाँ? ठीक है, अगर पूरी की पूरी बेल्ट भी बन जाए और सब आपस में कोऑर्डिनेट करके भी चलें, तब भी स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, और इसका बाकी सारी चीजों पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि ब्लैक होल्स और क्रिएट होने वाले हो, क्रिएट मतलब उनकी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आएगी, जो स्पेस की अपनी वर्किंग है एक। या फिर वो बहुत जल्दी हम लोग नियर एंड पे आ जाएंगे, जो हम कहने वाले ना, एक बिग क्रंच भी होने वाला है। बिग बैंग के बाद बिग क्रंच भी होने वाला है। ये सुना है सब किसी ने कि दोबारा से एक सर्टेन टाइम, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑल द प्लैनेट्स विल कोलैप्स एंड अगेन दैट सिनेरियो विल कम कि नेबुला आया फिर से, और फिर से ये पूरी सृष्टि बन रही है। हाँ, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, मैंने हाँ नियर आ रहे हैं, और मैंने इसको पढ़ा था बिग क्रंच। ठीक है, बिग बैंग एंड देन बिग क्रंच। तो हम ऐसा हो सकता है कि हम उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लें उन चीजों को। तो हमें क्या करना है अब स्पेस में जंग क्रिएट ना हो इसके लिए? तो सबसे पहला जो चल रहा है वो आपका पोएम, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स। ठीक है, ये क्या काम करता है? इसके कंट्रोल्ड एंट्री और री एंट्री है ऑर्बिट। ठीक है, मतलब जो काम करना है उसके लिए आप ऑर्बिट में एंटर करें, और जब वो काम हो गया तो आपने अपने आप को ऑर्बिट से निकाल लिया और बाद में री एंट्री ले लिया। इतना कंट्रोल है इन लॉन्च व्हीकल्स PSLV। ठीक, फिर है हमारे पास IS-4OM, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसमें हो रही है रियल टाइम मॉनिटरिंग, और ये क्या करता है? बाकी मतलब अलर्ट देता है ऑर्बिट कोलिजन्स के लिए, और अवेयरनेस भी देता है। ये डिफरेंट मिशन चल रहे हैं अभी। और फिर एक इनिशिएटिव आया 2024 में, डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन। यस, ये अच्छा सा लग रहा है, ये आ सकता है। टारगेट क्या है कि सारी की सारी जो इंडियन मिशन है टू बी डेब्रिस फ्री। डेब्रिस फ्री का मतलब ये कि आप डेब्रिस क्रिएट नहीं होंगे, जो भी आप भेजेंगे स्पेस में वो अपना काम करे, या तो वो वापस आए अर्थ में, या फिर वो वहीं की वहीं ऑर्बिट छोड़ दे, एटलीस्ट ऑर्बिट पे जाम क्रिएट ना करे। ये इसका मिशन है, और बाय 2020 एवरी मिशन शुड बी डेब्रिस फ्री, एवरी स्पेस मिशन। ठीक है, और मिशन का नाम क्या है? डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन इनिशिएटिव 2024। या स्पेस डिस्पोजल हो सके, या फिर रीयूज हो सके, जो चीजें वापस आई हैं उनको। ठीक है, ओके। कुछ और न्यूज है कि इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट Drumi-1 लॉन्च किया गया। किसने डेवलप किया? तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप ने, स्पेस जोन इंडिया। ये आ सकता है क्योंकि स्टार्टअप से बहुत बात हो रही है आजकल। तमिलनाडु के एक स्टार्टअप ने स्पेस जोन नाम है जिसका, उसने पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप। ठीक, और एक ये है कि कैबिनेट कमिटी ने एक और हमारा नेविगेशन के लिए सर्विलेंस, स्पेस की सर्विलेंस के लिए एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है दोबारा। ये इतना बड़ा न्यूज है। ठीक है, पर हाँ ये है बड़ा रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, क्योंकि फिर से हमारी वही रिसोर्स मैनेजमेंट पर बात हो रही है। रिसोर्स मैनेजमेंट में प्लस, मतलब विजन देखो क्वेश्चन के पीछे का, रिसोर्स मैनेजमेंट है प्लस जो स्टार्टअप है उसके लिए।
ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं स्लाइड्स में। क्या क्या होता है ये बस आप एक बार रीड कर लेना सब। काफी चीजें तो हमने बातों बातों में ही कवर कर ली है, ठीक है, बस इनको एक बार आप रीड कर लेना। और ये हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी होता है खत्म, ठीक है। लास्ट में जो मैंने सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं वो कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं बाकी टेक्नोलॉजी में, तो एक बार बस आप लोग रीड कर लेना। वो इतने कोई प्रोमिनेंट नहीं है कि उस पर क्वेश्चन आ सकता है, पर उसको समझने के बाद कोई दूसरी टेक्नोलॉजी मतलब क्या दूसरा मिशन समझ आ सकता है, ऐसा हो सकता है। क्या होता है, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी यूनिट खत्म होती है। अगली बार हम शुरू करेंगे डिफेंस पर, क्योंकि अभी शुरू कर दिया तो एक हफ्ते का गैप हो जाएगा, तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है डिफेंस। कुछ कुछ तो स्पेस पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज और पढ़ लेना आप लोग, रिसेंटली चाइना या कोरिया ने, मैंने कल ही पढ़ा है याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपना एक स्पाई सैटेलाइट दोबारा से भेजा। मतलब बहुत सारे स्पाई सैटेलाइट्स हैं वैसे तो, पर एक बार इसको पढ़ लेना कि रिसेंटली कोई स्पाई सैटेलाइट कहीं इंडिया को तो अटैक करने के लिए या इंडिया को नजर रखने के लिए तो नहीं आया। ये एक बार नोट कर लो, इस पे ये न्यूज पढ़ लेना एक बार, ठीक है। स्पाई सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ लेना, ये जरूरी है। और मिलेगा तो वैसे भी डिफेंस में भी आ रहा है तो उसमें भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी का साधुवाद पहले तो कि आपने इतने धैर्य से हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी सुना। कल कुछ बच्चों की खिचड़ी बन गई थी, वो खिचड़ी अच्छी लगी या नहीं, आज अच्छी लगी कि नहीं? चलो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें अगली बार जो पढ़ना है हम शुरू नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर भूल जाओगे तुम लोग, ठीक। या फिर हम ये कर सकते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए स्पेस टेक के, ठीक है। 2 मिनट का समय दो मेरे को। दो मिनट का वेट है, ठीक है। ओके अब ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन रीड कर, ये है प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, इसका अब क्या नाम हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। रिसेंटली नाविक हुआ है नाम, ठीक है। तो 2022 में उन्होंने IRNSS करके लिखा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि ठीक कौन कौन सी। IRNSS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous. Second, it covers entire India and about 5500 square kilometer beyond its border. Third, India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the middle of 2025. ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से करेक्ट कौन कौन सी है? 1, 2, 1 and 2. एक मिनट, हमारी साइड में कितना लिखा था, कितना कवर कर रहा है? 300 ना, तो 3550 को क्या पता यहाँ पे आंसर गलत दिया हो। रुको एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। एक बार इसको कंफर्म करो कि नाविक एक्चुअल में कितने बॉर्डर्स को कवर करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड में आंसर गलत हो। ऐसा होता है, बहुत बहुत होता है। आप लोग भी जब अगर PYQs करते हो ना कभी भी, तो उसको
फैक्ट्स को देखा करो, उनके आंसर्स में मत जाया करो जो वो आंसर देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स में भी प्रॉब्लम है, बहुत ही स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चंस के भी आंसर्स गलत दे देते हैं वो लोग छापने के टाइम पे। 1500 ही है ना, तो दिस इज, यहाँ पर सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या कि 3 सैटेलाइट्स, पेज ही बंद हो गया, रुको रुको, क्या था पहला कि वो जो हमने बताया ना कि 3 सैटेलाइट एक ऑर्बिट में 4 दूसरी में, सिर्फ ये स्टेटमेंट ठीक है इधर का, ठीक है। और ये भी गलत है कि 5500 कवर कर रहा है, और ये भी गलत है कि 2025 तक हम पूरा का पूरा कवर कर देंगे। अभी तो हम सैटेलाइट ही भेज रहे हैं एफिशिएंट बनाने के लिए उसको। एक सेकेंड, को दोबारा से सर्च करना पड़ेगा। Which one of the following countries has its own space station? First Australia, second Canada, third China, fourth Germany. ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, समझ रहे हो आप? 2022-23 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक्चुअली साइंस एंड टेक से बहुत डायरेक्ट, ये तो हम बोलते ही आ रहे हैं, पर होता क्या है, बच्चे छोड़ देते हैं इन टॉपिक्स कि यार यार 1-2 ही क्वेश्चन आने हैं, इनको क्या देखे। पर वो जो 1-2 क्वेश्चन भी है वो इतने इजी होते हैं इतने इजी होते हैं कि फिर हमको लगता है कि अरे यार एक बार नजर ही मार लेते, थोड़े मार्क्स बढ़ जाते। ठीक है, चलो। With reference to, हाँ चाइना है आंसर बच्चों, गुड। With reference to Gaganyaan mission, consider the following statements. The astronauts will be selected jointly by ISRO and NASA. Second है, Gaganyaan aims to send humans to the moon. इनमें से करेक्ट कौन सा है? गगनयान में मून पे जा रहे हैं हम, तो फिर नीदर ना, दोनों ही गलत है, ठीक है, नाइदर 1 और 2। पहली बात ये बोल रहे हैं कि हम जो भेजने वाले हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो हम कुछ नासा से भी भेजने वाले नहीं, सारे के सारे इंडिया के होंगे, वो आई मीन इसरो के होंगे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इससे हम गगनयान से मून पे जाने वाले हैं, तो नहीं, वो भी गलत, ठीक है। जयश्री पाटिल आपने सेकंड लिखा, वो भी गलत है बेटा। नन और नो, हाँ मनन और जयश्री का आंसर ठीक है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब तो कैमरास भी ऑफ कर दिए, सोचा अब तो हो गया अपना काम, अब चलो बेटा। प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर आपको पीवाईक्यूज से ही होंगे, ये समझ लीजिएगा। जितने पीवाईक्यूज निकालेंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपने सारी की सारी न्यूज पढ़ ली हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितना सारा नॉलेज है पढ़ने के लिए, तो पीवाईक्यूज से ही हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजें। ओके, नेक्स्ट। With reference to AstroSat, ये 2016 का क्वेश्चन है। With reference to AstroSat, the astronomical observatory launched by India, which of the following statements are correct? Number 1, other than USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space. Second, AstroSat is a multi-wavelength space observatory. इन दोनों में से ठीक कौन सी? पहला है कि इंडिया सिर्फ यूएस और रशिया नहीं किया है इंडिया से पहले ये, और दूसरा क्या है कि हाँ ओनली 2 इज करेक्ट। तो सूर्य ज्योति, जयश्री और पंकज और निर्मल, आप 3 है ना। चलो एक मिनट, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सुनो। 2014 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीपीएस एंड जीआईएस? पहला, जीपीएस और जीआईएस के बीच में डिफरेंस बताना है। पहला स्टेटमेंट, जीपीएस यूजेस अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, whereas GIS is a software system.
सेकेंड स्टेटमेंट है जीपीएस इज यूज्ड फॉर वेदर मॉनिटरिंग वेयरएज जीआईएस इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट सर्वेस। अच्छा आंसर एक ही है, ये नहीं कि ये सारी इन दोनों, ये एक ही आंसर है, ठीक है। जीपीएस दो स्टेटमेंट सुन ली ना अच्छे से, ये रिपीट करूं, चलो रिपीट करूं। बताना क्या है जीपीएस और जीआईएस में डिफरेंस। पहला बोल रहे हैं कि जीपीएस यूजेस अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स वेयरएज जीआईएस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। बी है जीपीएस इज यूज्ड फॉर वेदर मॉनिटरिंग वेयरएज जीआईएस इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट सर्वेस। तीसरा है जीपीएस इज अ स्पेस बेस्ड सिस्टम व्हाइल जीआईएस इज लैंड बेस्ड ओनली। फोर्थ है जीपीएस इज मैनेज्ड बाय इसरो व्हाइल जीआईएस इज मैनेज्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। जयश्री ने तो बाकी दो ऑप्शन सुनने से पहले ही वन लिख दिया। 1 और 3। बट इट्स करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, हाँ, जीपीएस यूजेस अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स और जीआईएस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो जीपीएस से इमेजेस आती है उस पर फिर काम करता है जीआईएस, ठीक है। चलो ये तो डिफेंस का है। अच्छा अब ये नोट करने वाली बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2008 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आ गया माइक, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज यूज्ड बाय इंडिया फॉर रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट, इनसेट 3C, IRS 1C, मेटसेट और एडुसेट। एडुसेट और मेटसेट तो वैसे ही चलेगा, ठीक है। आंसर है ये, हम आपको नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ, IRS 1C। Satellite used for resource mapping and management। इसलिए मैं कहती हूँ कि PYQ किए बिना नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। हमें स्पेक्ट्रम, हमें नहीं पता ना क्या स्पेक्ट्रम पे वो लोग काम कर रहे हैं और किस स्पेक्ट्रम पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। और एक दो देख लेते हैं 15 मिनट में। अच्छा चलो रिवीजन कर लेते हैं। एयर ब्रीदिंग क्या होता है, एयर ब्रीदिंग जेट्स, एयर ब्रीदिंग लॉन्च व्हीकल्स क्या होता है, कंबशन में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है इट्स टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। गुड। और नॉन एयर ब्रीदिंग में क्या होता है, कैरी करना पड़ता है खुद से ऑक्सीडाइजर, ठीक है। और अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरा। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सैटेलाइट? इनसैट 3B, एडुसेट, जीसैट 3 या बोथ B एंड C? इनसैट 3B, एडुसेट, जीसैट 3 या बोथ B एंड C? बोथ B and C। एजुकेशन के लिए एडुसेट पता चल रहा है नाम से। बोथ B and C। both B and C। GSET is also known as EduSET. EduSET is also known as GSET 3. एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे के नाम है, इसलिए आंसर डी है। ऐसे भी कंफ्यूज किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, सूर्य ज्योति, साक्षी, मयूरी और एक और ने आंसर किया है मैम बोथ B and C मनन। नहीं। अच्छा मनन ने पहले वाले किया, सूर्य ज्योति, साक्षी, मयूरी। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, विशाल बोलिए। मैम बोथ B and C नहीं होगा क्या? हाँ both B and C is the answer. ओके मैम। Which series of satellite is used for telecommunication in India? INSAT series, IRS series, Rohini series और Sport series?
इनसेट, Inset. IRS, रोहिणी स्पोर्ट। IRS नहीं तो मैम इनसेट। इनसेट केबी से नहीं चल रहा, हम 50-50 नहीं कर सकते इधर। ओके मैम। और 50-50 में भी वही दो ऑप्शंस रह गए, तो इसमें कंफ्यूज हो। तुक्का लगा देंगे। नहीं जो पीछे देख लेंगे लास्ट मिनट में। इनसेट तो बहुत क्वेश्चन। Which one of the following statements is correct about IRS-1B? It is a communication satellite. It is an ocean monitoring satellite. It is used for resource mapping, or it is used for weather satellite. A है communication satellite है, B है ocean monitoring satellite है, C है resource mapping के लिए है, या D weather satellite. सी मैम। Very good. रिसोर्स Resource satellite. तुम दोनों क्यों बैठे हो? अच्छा अभी बताया था मैंने। हाँ क्या? नहीं मैं वहां पर नहीं देखा, ऐसे रेंडमली बोल नहीं दिया। नहीं, यहाँ के बच्चों ने बोला कि पीछे ही लिखा हुआ है। हाँ। तभी तभी तो आप IAS बनेंगे ना। हाँ मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही ज्यादा इतना कुछ कैसे एक व्यक्ति याद रख सकता है, बट देयर इज नो लिमिट। ह्यूमन ब्रेन की कोई मेमोरी थोड़ी ना कि 60 GB के बाद तुम याद नहीं रख सकते थी। क्या? तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, तब आया होगा कुछ नया इसमें न्यूज में। अब देखो ना, अब न्यूज में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड आएगा। जैसे मैंने बोला वीनस पढ़ना, ठीक है, सन का क्या क्या है वो पढ़ना। तो देखो जो न्यूज में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो तब पूछ लिया। ऐसे फेफड़ों को मत लो बातों को। अब बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन दे रहा है, इसको कोई मतलब नहीं। नहीं है 8 GB का दिमाग तुम लोगों का। दिमाग की मेमोरी अभी तक डिफाइंड ही नहीं है। हम लोग कितनी कितनी चीजें याद रहती है, बचपन की भी चीजें याद रहती हैं, और याद करें तो पिछली लाइफ की भी याद आ सकती है, ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट। बहुत स्टोर्ड है इसमें सारे जन्मों का। एंड करें क्लास? हाँ जी, सबकी क्या बोलते हैं, सबकी सहमति हो तो आज की कक्षा पूर्ण करते हैं। कोई कुछ और बोल रहा था क्या? बाय मैम। मैम आपको मैंने वो सब आर्टिकल भेज दिया। ओके गुड, प्रोजेक्ट UPSC में। थैंक यू। वेलकम मैम।